नमस्कार साथियों, आ गए हम अपने अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो हमारा है संधि। हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि के पहले वीडियो में हमने जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि का मतलब क्या होता है। टॉपिक उसका था परिचय, परिभाषा और प्रकार। तो संधि का परिचय, संधि का शाब्दिक अर्थ और संधि का ग्रामेटिकल अर्थ हमने जाना, मतलब व्याकरणिक तौर पर उसका अर्थ क्या होता है ये हमने जाना। फिर संधि की परिभाषा हमने जानी और संधि कितने प्रकार की होती है ये हमने जाना। संधि 3 प्रकार की होती है ये बताया हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में किसका किसका योग होता है, स्वरों का योग स्वर से होता है। ओनली वन चीज, एक ही पैटर्न फॉलो होता है इसमें, स्वर का स्वर से। व्यंजन संधि में व्यंजन से तो होता ही है, लेकिन व्यंजन के साथ साथ व्यंजन का स्वर से होता है, स्वर का व्यंजन से होता है। मतलब इसमें 3 पैटर्न है, व्यंजन टू व्यंजन, स्वर टू व्यंजन, व्यंजन टू स्वर, 3 पैटर्न इसमें फॉलो करते हैं। फिर हमने पढ़ा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सिर्फ 2 पैटर्न, विसर्ग का व्यंजन से या फिर विसर्ग का स्वर से। ये हमने आपको बताया कि विसर्ग का विसर्ग से क्यों नहीं होता है, ये हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, ये चीज जाना। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो संधि है, स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो कुल 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इनको पढ़ने के बाद हमने बताया कि इनको कैसे पढ़ना है और इनका क्रम यही याद रखना है कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, यही क्रम इसका याद रखना है। अब उसी सिलसिले में, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अब दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जैसे किताबी पैटर्न आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं अपना पैटर्न कुछ बताऊंगा, इस तरह से आपको ये ज्यादा आसान होगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो की तैयारी अगर कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी अगर आप जेन्युइनली कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सीरियस होकर कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब होने वाला है। तो दीर्घ संधि, अब संधि किस तरह से, देखिए ये हमने लिख दिया कि ये 11 स्वर हैं हिंदी की, इन्हीं स्वरों का आपस में योग होता है एक दूसरे से और विकार उत्पन्न होता है, तब संधि कहलाया जाता है। कौन सी संधि? स्वर संधि कहलाई जाती है। अब स्वर संधि का एक निश्चित दायरा होता है कि कौन सी संधि किस वर्ण से जुड़ेगा, तभी वो संधि कहलाई जाएगी। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखते हैं। परिभाषा किताबी तौर पे आपने रटा होगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि अगर दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, तो 2 वर्ड मतलब वर्ड इसमें जो है, वर्ड मतलब शब्द, 2 शब्द, इनको इनकी शब्दावली जो है इनको आपको ध्यान में रखना है। 2 नहीं 3 याद रखिए। एक तो ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, मतलब जिसपे 1 मात्रा हो। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, जिसपे 2 मात्रा हो। और एक शब्द और आपको याद रखना है, विकार, विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव। संधि में ये 3 शब्दावली का प्रयोग मैं करूंगा बार बार, तो आपको उबना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है और ये देखना है कि इनका अर्थ क्या है। तो अर्थ मैंने पहले बता दिया कि अर्थ इनका क्या है। तो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। आ, ये वाला आ, ई, उ और री ह्रस्व है। दीर्घ स्वर मतलब जो डबल मात्रा वाले हैं या 2 मात्रा वाले स्वर हैं, वो है 7। कौन कौन सा? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है 7 स्वर। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या है। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर है 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ये है ह्रस्व स्वर। जानकर आपको हैरानी होगी कि री जो है ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। पहली बार आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो ध्यान पहली बार दे रहे होंगे। फिर है दीर्घ संधि, नहीं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में कितने? 7। दीर्घ स्वर मतलब, दीर्घ मतलब 2 मात्राएं, जिसमें 2 मात्राएं हैं। तो किसमें 2 मात्राएं हैं? आ में 2 मात्राएं, ई में 2 मात्राएं, उ में 2 मात्राएं, ए में, ऐ में, ओ में और औ में। अब इन चारों को निकाल दीजिए इन 11 स्वर से, तो जो बाकी बचे 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमें पढ़ना है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि की परिभाषा मैं पहले आपको बता देता हूं। दीर्घ संधि मैंने आपसे कहा था कि परिभाषा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, एक गाना है, उसी हिसाब से कि सोचता हूं कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे मान लो आप जानते होंगे, लेकिन जो पहली बार देख रहा होगा संधि के बारे में, इतना अच्छा वीडियो पहली बार देख रहा होगा, तो वो तो नहीं जानता होगा ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बताना, तो इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। दीर्घ संधि में अब फिर हम वही चीज जो शब्दावली हमने बताया था,
कि ह्रस्व का दीर्घ से या दीर्घ का ह्रस्व से या ह्रस्व ह्रस्व या फिर दीर्घ दीर्घ, 4 पैटर्न फॉलो होंगे इसमें और सजातीय स्वर होंगे। पहली चीज इसमें कंडीशन क्या, सजातीय स्वर में होता है योग, सजातीय स्वर। दूसरी चीज क्या, ह्रस्व या दीर्घ का ह्रस्व या दीर्घ से अगर योग होता है तो क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, मतलब डबल मात्रा आएगी। ओके, तो ये दीर्घ संधि की ये हमने जो निजात किया है, ये परिभाषा बिल्कुल गलत नहीं है, पूरा पैटर्न फॉलो करती है। मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से। एक चीज और जान लीजिए, सजातीय स्वर। देखिए सजातीय, सा मतलब सहित, जातीय मतलब जाति, मतलब सेम जाति की, मतलब एक ही जाति की। इनमें कौन कौन से स्वर आपको दिख रहे हैं जो एक जाति जैसे लग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आ और आ, ये एक जाति का है। ई ये एक जाति के हैं, मतलब सजातीय कहलाते हैं। उ ये सजातीय है। री सिंगल है तो इसको भी सजातीय कह सकते हैं। ए और ऐ ये सजातीय और ये सजातीय। हमें दीर्घ में कितना पढ़ना है, दीर्घ में पढ़ना है हमें यहाँ तक। बहुत ही, अभी मैं बताऊंगा कितना बढ़िया पैटर्न है संधि का। संधि आप परिभाषा से याद करते हैं, इसीलिए संधि आपको याद नहीं होता है। एक बार मैं ये दीर्घ संधि समाप्त कर लेता हूं, फिर मैं बताता हूं कि पांचों संधियां जो स्वर संधियां हैं पांचों, उनका योग यहां से किस पैटर्न पे होता है। तो दीर्घ संधि में क्या, सजातीय स्वरों का योग होता है। सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं और सजातीय स्वर आपस में जुड़कर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जब दीर्घ बन जाता है, देखिए चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब एटलीस्ट वो दीर्घ बनता है, मतलब एक नया स्वर बनता है, तभी उसी को कहते हैं विकार, और वहीं से हमारे संधि की उत्पत्ति होती है। किस तरह से, जैसे आ का एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। नहीं, नियम जो किताबी भाषा वाला, अगर आपको नहीं बताएंगे तो आपका कीड़ा मानेगा नहीं, हो सकता है आप संतुष्ट ना हो। लेकिन किताबी भाषा में जो दिया गया है और हमारी ये परिभाषा है, मैं उसको आपको बताऊंगा। किताबी भाषा कहती है क्या, कि आ का योग अगर आ से हो तो क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर कहता है आ का योग अगर आ से हो तब भी ये क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर देखिए मेरे बोलने की उस पे जाइए कि मैं कितनी मात्राओं का प्रयोग कर रहा हूं, इसमें कितनी हवा निकाल रहा हूं। ठीक, फिर कहता है कि अगर आ का प्रयोग आ से हो, मतलब प्रयोग नहीं, आ का योग आ से हो तब भी बनेगा आ। कहता है कि आ का प्रयोग अगर आ से हो तो भी ये क्या बनेगा, आ। ये सजातीय स्वर है, सजातीय स्वरों की भाषा में बता रहा हूं, मतलब इसमें सजातीय स्वरों का ही योग होता है आपस में। फिर इसी तरह से दूसरा पैटर्न इसमें क्या है, ई का प्रयोग अगर ई से हो, ई का प्रयोग अगर ई से हो तो क्या बनेगी, ई। फिर ई का प्रयोग अगर ई से हो तो क्या बनेगी, ई। फिर कहते हैं कि ई का प्रयोग मतलब ई का योग अगर ई से हो तो भी ये बनेगी ई, और ई का योग अगर ई से हो तो भी ये बनना है इसको ई। ये दूसरा पैटर्न हो गया, बुक में आपने यही पढ़ा होगा। अब देखिए सजातीय, ये भी स्वजातीय है ना, अपने ही जाति के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण एक ही जैसे तो लगते हैं, क्षत्रिय एक ही जैसे तो लगते हैं। अब इसमें 4 हैं, 4 वर्ण है, तो उन्हीं हिसाब से आप याद कर लीजिए वर्ण, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है उस हिसाब से, लेकिन उसको यहाँ पे ना ऐड करिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर अगला पैटर्न कहता है किताबी पैटर्न कि उ का प्रयोग मतलब उ का योग अगर उ से हो तो क्या बनेगा, उ। ये ह्रस्व है, ये है दीर्घ, लेकिन मैं आपकी भाषा में भी समझा रहा हूं। फिर कहता है उ का प्रयोग अगर उ से हो तब भी उ बनेगा, और उ का प्रयोग योग उ से हो तब भी ये बनेगा उ, और उ का योग अगर उ से हो तब भी ये क्या बनेगा, उ। मतलब चित्त हो या पट हो, जीत हमेशा हमारी ही होगी।
मतलब कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस दीर्घ संधि को हम यही कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इसमें हमेशा जीत किसकी होती है? बलवान की। बलवान मतलब दीर्घ, जो बड़ा होता है। चाहे छोटे छोटे आपस में लड़े तब भी बड़े की जीत होगी, चाहे बड़े बड़े आपस में लड़े तब भी बड़े की जीत होगी, चाहे छोटा बड़ा आपस में लड़े तब भी बड़ा ही बनेगा, या फिर छोटा छोटा आपस में लड़े तो भी जीत किसकी होगी? बड़े की। तो इस संधि को आप इस माइंड में सेट कर सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब सजातीय स्वर हो, पटीदारी में अगर आपके देखिए ये पटीदार है, सजातीय मतलब पटीदार, ये आपके पटीदार हैं, और पटीदार में जो सबल होगा उसी की लोग बात करेंगे। तो सबल कौन सा है? जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति है वो सबल है, आपके पास कम है, इनके पास ज्यादा है। तो यहाँ पे किसकी गुणगान हो रहा है? किसका गुणगान हो रहा है? सबल वाले का। ठीक, दुर्बल वाले या निर्बल वाले का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर जुड़ना है, मार तो करना ही है। लड़ते हैं, कहते नहीं पटीदार है, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो लेकिन हम लड़ेंगे जरूर तुमसे। तो वही हाल इनका भी है। तो ये तीसरा पैटर्न किताबी भाषा में दे दिया जाता है। चौथा पैटर्न ये है कि री का प्रयोग, मतलब री का योग अगर री से हो, ये री ह्रस्व है मतलब छोटी मात्रा वाला है, एक मात्रा इसमें होती है। तो री का योग अगर री से हो तो ये क्या बनेगा? ये दीर्घ री बनेगा। अब आप कह रहे होंगे ये तो नई चीज हम सुन रहे हैं। दीर्घ री इस तरह से बनता है। दीर्घ री में दो मात्राएं आ जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से ये किताबी पैटर्न है। इसी को हमने आसान भाषा में लिख दिया क्या कि सजातीय स्वर आपस में जुड़कर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो देखिए सजातीय स्वर है आपस में जुड़े, दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। यहाँ पे सजातीय आपस में जुड़े, यहाँ पे दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। यहाँ पे सजातीय आपस में जुड़े, यहाँ दीर्घ का निर्माण हुआ, और यहाँ सजातीय आपस में जुड़े, दीर्घ का निर्माण हुआ। हमारी जो हमने बनाया परिभाषा पहली लाइन की वो यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी कि ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व दीर्घ, ठीक, ह्रस्व दीर्घ या फिर ह्रस्व दीर्घ। इसका मतलब ये है कि ह्रस्व अगर जुड़े इस तरह से, यहां समझिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। इसका मतलब क्या है कि ह्रस्व का ह्रस्व से अगर योग होता है तो भी दीर्घ बनेगा। यहां देखिए ह्रस्व का ह्रस्व से योग हुआ, दीर्घ बना, ह्रस्व का ह्रस्व से योग हुआ, दीर्घ बना, ह्रस्व का ह्रस्व से योग हुआ, दीर्घ बना। ठीक, अगर दूसरी चीज कि ह्रस्व का, यहीं से ले जाते हैं ऊपर वाली लाइन, ह्रस्व का दीर्घ से अगर योग होता है तो भी क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। कि ह्रस्व का दूसरा लाइन जो पैटर्न है, यहाँ पे ह्रस्व का दीर्घ से योग हुआ तो दीर्घ बना, ह्रस्व का दीर्घ से योग हुआ तो दीर्घ बना, यहाँ पे ह्रस्व का दीर्घ से योग हुआ, दीर्घ बना। इसमें दीर्घ है, मान लीजिए अगर ये आता भी है तब भी यही बनेगा, लेकिन ये आपने देखा नहीं होगा, प्रचलन में कम है, तो इसको हम सिर्फ इसी तरह से कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ले रहे हैं इसमें से। फिर देखिए यहाँ पे ऑब्लिक किया, मतलब इनका योग इनसे हो गया, फिर अब इनका योग किससे होगा? दीर्घ का अगर ह्रस्व से हो, मतलब दीर्घ मात्रा पहले हो, ह्रस्व मात्रा बाद में हो, तब क्या बनेगा? तब भी दीर्घ मात्रा ही बनेगी। देखिए दीर्घ यहाँ पे पहले है, यहाँ पे देख लीजिए दीर्घ यहाँ पर पहले है, चौथी लाइन, और यहाँ पे ह्रस्व है बाद में, क्या बना? दीर्घ बना। यहाँ पे दीर्घ पहले है, यहाँ पे ह्रस्व बाद में है, दीर्घ बना। यहाँ पे दीर्घ पहले है, यहाँ पे ह्रस्व बाद में है, दीर्घ बना। फिर कहता है कि दीर्घ पहले हो और दीर्घ ही बाद में हो तब भी दीर्घ बनेगा। तो दीर्घ देखिए पहले है तीसरी लाइन में, और यहाँ पर दीर्घ है, क्या बना? दीर्घ बना। यहाँ पर देखिए दीर्घ पहले है और यहाँ पर दीर्घ है बाद में, फिर भी क्या बना? दीर्घ बना। और वही चीज स्थिति यहीं पर है। तो ये हो गया कि जो किताबी भाषा दिया गया है और मैंने जो बताया आपको उसकी ये परिभाषा हो गई, कौन कौन से वर्ण इसमें जुड़ते हैं ये हो गया। ये कौन सा हो गया? ये दीर्घ संधि हो गई। ये स्वर संधि के अंतर्गत देखिए स्वर संधि का एक भाग जो है, एक प्रकार, वो है कौन सा? दीर्घ संधि। इनका क्रम बिल्कुल इसी तरह से रखना है, क्योंकि अब आगे हम बताएंगे क्योंकि का मतलब, क्योंकि से आगे जो वाक्य हम जोड़ेंगे वो इस प्रकार से कि इसको थोड़ा हटा के, तो ये हमने हटा दिया। हमने कहा था क्योंकि किस लिए कहा था कि इनका एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न पे इनका क्रम निर्धारित होता है। तो क्या है क्रम, क्या है पैटर्न, वो हम बताएंगे। पैटर्न हमने पहला पढ़ा कि पहले सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं, और ये कहाँ तक जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं री तक, यहाँ पे जुड़ गए ये, और इनमें क्या बना? इनका बना जो आया दीर्घ स्वर। इसमें सजातीय जब जुड़ा तो दीर्घ बन गया, इसमें सजातीय जुड़ा तो दीर्घ बन गया, और इनका जब सजातीय जुड़ा तो दीर्घ बन गया।
ये री में दो, यहाँ पे एक लगी है, यहाँ पर दो लगी हैं, इसलिए इस तरह से री ये बनता है, दीर्घ री। ठीक, ये दीर्घ री है, बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया। अब बड़ी बड़ी आंखों से आप देख लीजिए। फिलहाल हटाते हैं इसको। तो बना, ये हो गया एक पैटर्न। इसीलिए देखिए पहले क्या जुड़ा, आपस में सजातीय स्वर आपस में जुड़ गए, तो पहले हो गया दीर्घ संधि। अब दूसरी संधि जो है गुण संधि। गुण संधि, उम्मीद है, उम्मीद नहीं, आशा और विश्वास दोनों है। विश्वास भी है कि इससे अच्छा आपने पढ़ा नहीं होगा। भले ही थोड़ी चीज देखिए, थोड़ा क्वालिटी कम इसलिए लग रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है और ना उतनी ज्यादा अभी व्यवस्था है। व्यवस्था भी अभी आपके लिए पेंडिंग पड़ी हुई, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ नहीं रहे हैं और इस समय तो बिल्कुल उदासीन व्यवस्था आप दिखा रहे हैं, रवैया अपना रहे हैं उदासीन। खैर कोई बात नहीं, कहते नहीं है कि आसमान से बारिश हो रही है, जो जितना बर्तन रखेगा उसके बर्तन में उतना ही पानी आएगा। तो ये जो बारिश हो रही है स्टडी विद सिंघम द्वारा वीडियो के लिए, जो कैंडिडेट जिस हिसाब से अपना बर्तन रखेगा उसके बर्तन में उतना ही पानी गिरेगा, मतलब ज्ञान रूपी जो पानी है उतना ही गिरेगा। अब आप मतलब बर्तन रखने का मतलब क्या है, कुछ लोग आते हैं तुरंत देख के चले जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो जो लगातार जुड़े हुए हैं मतलब उनके पास जो ड्रम रखा हुआ है तो उनके पास ड्रम जैसा पानी आएगा। कुछ लोग चम्मच रख के चले आते हैं तो चम्मच भर पानी मिलेगा। कुछ लोग अगर मान लीजिए थाली रख दिए या फिर लोटा रख दिए, बाल्टी रख दिए तो बाल्टी जैसा पानी मिलेगा। छोड़िए उस बात को, अगला पैटर्न देखिए। मैंने बताया कि फिर वही बात वहीं आता हूं कि क्यों इनका पैटर्न हमें ऐसे ही याद करना है कि दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादि, क्योंकि ये जो 11 स्वर लिखे हुए हैं इनका योग भी उसी पैटर्न पे ही होता है। सबसे पहले देख लीजिए, इन्होंने सजाती में आपस में ही शादी किया या फिर मारपीट किया, कुछ भी किया, जो किया आपस में किया, तो क्या हो गया दीर्घ संधि। मारपीट कह सकते हैं किया इन्होंने, और मारपीट में किसकी जीत होती है, जो बड़ा होता है उसकी जीत होती है। तो आपस में मारपीट किए, जीत किसकी हुई, बड़े की, तो ये हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। फिर इन्होंने क्या किया कि ये उठे, ये हो गए मुखिया बन गए, और ये मुखिया क्या बोले, इतना आप समझ गए। अब इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूं, आ ई उ दीर्घ संधि वाला पैटर्न डिलीट करता हूं, तब गुण संधि समझ में आएगा, वरना ये पूरा एक में मिल जाएगा और जिसे कहते हैं ना घिच पिच हो जाएगा। तो घिच पिच नहीं होने देना है, आराम से आसानी से आपको समझाना है। और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुण संधि की। हाँ, अब ये हो गए, हमने इसको ब्लैक से कर दिया, ये हो गए मुखिया इस परिवार की। और ये मुखिया क्या किए, अब ये सबल हो गए तो इन्होंने कहा कि अब हम इनसे योग करेंगे। मतलब अपने घर की शादी इनके यहाँ जब किया तो क्या परिवर्तन हुआ, इनकी परिवर्तन हुआ, ये बन गए ए, मात्रा इसकी ऐसे लगती है तो इसीलिए कहते हैं चोटी, जिसपे एक चोटी हो उनको गुण संधि। आप लोगों को ट्रिक बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या पैटर्न है वो ये मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा। फिर इनकी शादी जब इनके यहाँ से हुई, ऊ से हुई, आ की शादी ऊ से हुई, तो क्या बने ये बन गए ओ, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी। इसकी मात्रा इस तरह से लगती है, मैंने मात्रा बता दिया, मात्रा बताना जरूरी है। फिर इसकी शादी जब इनके यहां से हुई, ओके, इनकी शादी जब इनके यहां से हुई तो क्या बने ये अर। अर, अर मतलब कोई भी रा जो है ये ऊपर चला जाएगा, इसकी मात्रा इस तरह से लगेगी। जो रेफ की मात्रा कहते हैं वो यहीं से आती है। रेफ की मात्रा हमेशा आधी मात्रा होती है। बाकी रा की मात्रा देखिए 3 प्रकार से लगती है, एक इस तरह से मात्रा लगती है, एक इस तरह से मात्रा लगती है, और एक पूरा रा का रूप ही होता है। तो ये रा पूरा होता है, जैसे लिखा जाता है क्रम, तो क्रम में ये रा पूरा है, ये रा पूरा है ही। ये वाला रा जो है तो ये होता है आधा, इस तरह का रा जब होता है तब ये ऊपर मात्रा चली जाती है, और ये हो जाता है कर्म। जब लिखा जाता है तो इसमें कर्म देखिए रा थोड़ा बोला जाता है, वहां पे ज्यादा जोर आता है, तो ये आधा हो जाता है। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा बिंदु क्या है, हमारा बिंदु ये है गुण संधि। गुण संधि में क्या, आ का योग ई से हुआ तो क्या बना ए, आ का योग ऊ से हुआ तो क्या बना ओ, आ का योग री से हुआ तो क्या बना अर। तो ये अर की मात्रा हो गई। अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा ना कि पहले ये चारों आपस में जुड़े अपने अपने घर में, फिर इन्होंने स्टार्ट किया मुहिम, और इन्होंने किससे जोड़ने की कोशिश की, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की इन 3 से। अब परिभाषा, किताबी परिभाषा क्या कहती है उसको मैं बताऊंगा
किताबी परिभाषा कहती है कि किसी शब्द के अंत में आ और या आ हो, किसी भी शब्द के अंत में आ या फिर आ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम में मतलब जिससे संधि होना है उसके शुरुआत में क्या हो, ई हो या फिर ई हो, ई या ई हो, या फिर उ या ओ ऊ हो, और या फिर री हो। तो इनका विकार मतलब क्या होता है, विकार मतलब परिवर्तन क्या होता है। तो जब ई होती है तो ये बन जाता है ए में, उ होता है तो ये बन जाता है ओ में, और री होती है तो ये बन जाता है अर में। अब आपको याद होगा कल मैंने पूछा था उत्तमर्ण, मैंने पूछा था आपसे उत्तमर्ण, उत्तमर्ण में कौन सी संधि है। अब उत्तमर्ण में कौन सी संधि है, ये है गुण संधि। गुण संधि को क्या कहते हैं, आदि गुणा, इसका सूत्र जो है आदि गुणा या फिर अदे गुणा, संस्कृत में सूत्र है ना, जैसे आदि सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि की सूत्र है आदि सवर्णे दीर्घा, तो अदे गुणा ये इसका सूत्र है। यड़ संधि की जैसे होता है ना कि इको यड़ाची, तो इस तरह से मैं सबकी लिखा दूंगा। ये दीर्घ का गुण संधि का लिख लीजिए, आदि गुणा या अदे गुणा, संस्कृत में जो सूत्र है। फिर देखिए उत्तमर्ण, उत्तमर्ण किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। किस लिए, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा उत्तम, उत्तम प्लस ऋण, ऋण। अब उत्तम का भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पे देख लीजिए, पूरा करके दिखा दें क्या, पूरा करके दिखाते हैं। देखिए उ फिर है आधारता है, फिर पूराता है, तो पूराता से हम आ को निकाल लेंगे, ठीक। फिर है माँ, माँ को आधा कर लेंगे तो इसका स्वर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या निकला आ। और यहाँ पे क्या है, देखिए इसको जरा ऐड करेंगे तो यहाँ बिल्डिंग थोड़ा मजबूत लगेगी। यहाँ पे क्या है, री है। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं जरा, आ का योग किससे हो रहा है, री से हो रहा है। आ का योग री से हो रहा है, तो आ का योग री से किस संधि में होता है, तो देख लीजिए आ का योग री से होता है गुण संधि में, तो क्या बनता है, अर बनता है। तो ये क्या बन गया, अर बन गया। अर, रा जो है ये आधा है। फिर मतलब यहां तक काम इनका हो गया। ये कितना बचा, ये जो बचा उ आधा ता, फिर आधा ता आ और आधा मा, मतलब यहां हम इनको अगर जोड़ेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो उत्तम, आधा मा इधर आ गया, आ यहां है, और यहां पे क्या बचा, ड़ा। फिर ये खिसकेगा, जो स्वर होता है अपने अगले व्यंजन के साथ खिसकेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा उत्तम, पूरा मा हो गया। ये रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग गया तो क्या बन गया, उत्तमर्ण। उत्तमर्ण उसे कहते हैं जो ऋण देता है। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है अधमर्ण, अधमर्ण जो ऋण लेता है, ठीक। तो जैसे होता है ना क्रेडिटर और डेबिटर, तो ये वो इंग्लिश में, यहां सुनिए, जो ऋण लेता है तो ऋण लेने वाला अधमर्ण, ऋण देने वाला उत्तमर्ण। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। हमने कल इसको पूछा था आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कैसा वीडियो है, शायद देख नहीं रहे हैं क्या। पहला वाला वीडियो डाला इतना अच्छा आप लोगों ने देखा नहीं, तो देख लीजिए ये किताबी भाषा है, और किताबी भाषा यही कहती है जो मैंने भी बताया। देखिए मैंने भी किताब से ही शुरू किया, लेकिन किताब से शुरू पढ़ने के बाद कुछ मैंने शार्ट ट्रिक अपनाया, और शार्ट ट्रिक क्या, जो उसका पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो किया। इसके बाद क्या आता है, वृद्धि संधि आती है। इसके बाद वृद्धि संधि, तो इसको यहीं पे हम विराम देते हैं, वृद्धि संधि पढ़ लेते हैं इसके बाद। और वीडियो देखिए 25-26 मिनट का हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए। वृद्धि संधि पढ़ेंगे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बिल्कुल सेम टू ऐसे डिक्टो, और अगले वीडियो में मिलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी यहीं से पैटर्न उसका फॉलो होगा, बिल्कुल उसमें स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वृद्धि संधि के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।